गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आई होप कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतर ढंग से होंगे, ठीक ना। तो चलिए, जैसे कि हम लोग पिछले सेशन में पढ़े हुए थे कि केमिस्ट्री में पदार्थ की अवस्था के बारे में, और उसका हम फिगर के साथ बताए हुए थे कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था में बदला जा सकता है क्या, ठीक ना। तो मुख्य रूप से पदार्थ जो होते हैं वह अपनी अवस्था में बदला जा सकता है, क्योंकि पदार्थ जो होते हैं ना वो जिस हिसाब से मतलब रहते हैं उस हिसाब से वो अपनी अवस्था में बदला जा सकता है। जैसे कि हम एक फिगर बताए हुए थे और उस फिगर से लगभग हम 10 क्वेश्चन का कंप्लीट कराए हुए थे, ठीक ना। तो चलिए, उसके बाद हम बताए हुए थे कि क्या अगर तापमान को हम लोग किस हिसाब से सेल्सियस में बदलेंगे, ठीक ना। तो जैसे कि 373 केल्विन था, तो उसको हम लोग कैसे यानी कि सेल्सियस में बदलते, ठीक ना। तो सेल्सियस में बदलने के लिए हमको क्या करना चाहिए, 273 डिग्री सेल्सियस को हम लोग निकाल के और 373 में से जब उसको क्या कर दिए, घटा दिए, तो इसका आंसर कितना निकल के आ गया, 127 आया था, ठीक ना। तो इस हिसाब से हमने क्वेश्चन पढ़े हुए थे, ठीक ना। चलिए, इसका आगे का आज क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और आगे का इसका क्वेश्चन देखेंगे कि मतलब किसी पदार्थ के जो परिवर्तन जो होते हैं उसके तापमान में मतलब किस प्रकार से परिवर्तन होते हैं, ठीक ना। तो चलिए उस पर हम लोग देखते हैं, और यह मुख्य रूप से यह खास तौर पे 9th टू 12th के लिए बहुत वेरी वेरी यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। मुख्य रूप से यह एनसीईआरटी पर आधारित है, ठीक ना। यह एनसीईआरटी पर आधारित है यह क्वेश्चन, और यह 9th से 12th फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव फॉर एनसीईआरटी पर आधारित है। 12th फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव यहाँ पे समझ लीजिए फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव, ठीक ना। मतलब यह यहाँ से यह क्वेश्चन निकलता है। देखिए आप लोग, मेन बात है कि सबसे पहले सिलेबस, अगर सिलेबस आप लोग कोई भी सिलेबस अच्छी तरह से बुक पढ़ लेते हैं या कोई भी बुक आप लोग अच्छी तरह से उसका स्टडी कर लेते हैं, तो वहां से आप लोग का अगर क्वेश्चन समझ में आ जाता है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव अर्थात आप लोग कहीं से भी उसका जवाब मुख्य रूप से आसानी से दे सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए आज का सेशन को बिना देरी किए हुए आज का टॉपिक पे चलते हैं, और आज का टॉपिक जो हुआ रसायन शास्त्र से है, और यह मुख्य रूप से पदार्थ की आसपास के पदार्थ के आसपास के बारे में है, ठीक ना। और यह मुख्य रूप से एनसीईआरटी पर आधारित है, ठीक ना। तो चलिए आज का हम क्वेश्चन डालते हैं, और आज का जो क्वेश्चन जो है यह मुख्य रूप से किसी भी पदार्थ की अवस्था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि किसी भी पदार्थ की अवस्था, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहते हैं। देखिए यह क्वेश्चन जो है वो मुख्य रूप से बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। और यह क्वेश्चन आप लोग को कंटिन्यू यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलता है एग्जाम में, कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि किसी भी पदार्थ के तापमान जो होते हैं वह मुख्य रूप से किस हिसाब से वह, देखते हैं कि कैसे मतलब उसका हम लोग मुख्य रूप से चेंज कर सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए इसका आंसर से हम लोग चलते हैं कि यानी कि किसी भी पदार्थ की वह अवस्था, यानी कि किसी भी पदार्थ की क्या होते हैं वह अवस्था, मतलब किसी भी पदार्थ की वह अवस्था अवस्था परिवर्तन अवस्था परिवर्तन के समय दी गई
परिवर्तन के समय दी गई ऊष्मा उस पदार्थ में गुप्त ऊष्मा प्रसुस्त ऊष्मा या छिपी हुई ऊष्मा के रूप में पदार्थ निहित हो जाती है। इसलिए तापमान स्थिर होता है या हो जाता है। मुख्य रूप से जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि किसी भी पदार्थ की वह अवस्था परिवर्तन में जो समय दिया हुआ रहता है, ठीक ना। तो जो समय दिया हुआ रहता है उस समय में जो ऊष्मा लुप्त हो जाती है या ऊष्मा को छिपा दिया जाता है या ऊष्मा को क्या होते हैं प्रस्तुत किया जाता है, तो इसी रूप में जो पदार्थ के जो उसके निश्चित या निहित हो जाती है। पदार्थ क्या होते हैं मुख्य रूप से जिसको छिपा देते हैं अर्थात जिसको पश्म ऊष्मा करा देती है, ठीक ना। तो इस क्रिया में जो स्वरूप यानी कि जो निहित पदार्थ जो स्थिर रहता है, इसलिए इसे स्थिर ऊष्मा के या इसलिए इसको स्थिर पदार्थ के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। या तापमान स्थिर, इसलिए तापमान स्थिर हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसका आगे का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं, ठीक ना। तो चलिए इसका आगे का जो क्वेश्चन जो है यानी कि वायुमंडलीय गैस को द्रव में परिवर्तन कराने के लिए हम उसका तापमान स्थिर होता है। मतलब क्या होता है कि वायुमंडलीय गैस मुख्य रूप से जब वायुमंडलीय गैस में क्या होगा, गैस में परिवर्तन कराने के लिए वायुमंडलीय गैस में परिवर्तन कराने के लिए हम उसका क्या करेंगे, पहले ताप को स्थिर कर देंगे। पहले क्या कर देंगे, ताप को हम स्थिर कर देंगे, ठीक ना। स्थिर हो जाता है तब उसका क्या होता है, उसका जो प्रोसेस जो रहता है वो इसका आगे की ओर कंटिन्यू होता रहता है, ठीक ना। स्थिर होता है। अरे यानी कि क्या बोलते हो, यानी कि जब वायुमंडलीय गैस के द्रव में परिवर्तन करने के लिए क्या होते हैं परिवर्तन करने के लिए हम इसका हो जाएगा परिवर्तन करने के लिए कोई विधि या उपाय बताए, कोई विधि कोई सुझाव कोई विधि सुझाए। तो यह विधि
दिमाग से थोड़ा उतर गया था, ठीक ना। तो यह विधि जो है यह मुख्य रूप से कैसे इसको हम लोग दर्शाते हैं, चलिए देखते हैं कि यानी कि वायुमंडलीय गैस के द्रव में परिवर्तन वायुमंडलीय गैस के द्रव में परिवर्तन कराने के लिए हम उसका तापमान स्थिर होता है। यानी कि कहता है कि वायुमंडलीय गैस के यानी कि जब उसको द्रव में परिवर्तन कराते हैं, ठीक ना, तो उसका होता है, ठीक ना। तो जैसे इस प्रकार से क्या होता है कि परिवर्तन कराने के लिए इसका तापमान में स्थिर होता है, ठीक ना। तो चलिए अब हम जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं वह बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ताकि यह क्वेश्चन आप लोग को मतलब 1 से मुख्य रूप से मानिए तो 5 से लेकर और ऑल कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। जैसे कि इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह क्वेश्चन जो है कि वाष्पीकरण क्या है, वाष्पीकरण क्या है, ठीक ना। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह मुख्य रूप से वाष्पीकरण क्या है, और यह क्वेश्चन बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ताकि यह क्वेश्चन आप लोग को बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। बात समझ में आया ना। यह क्वेश्चन क्या होता है कि बार बार एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए मुझे लगता है कि आप लोग का यह समझ में आ गया होगा, और यह क्वेश्चन बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग इस पर चर्चा करते हैं कि वाष्पीकरण क्या है, ठीक ना। चलिए हम लोग चर्चा करते हैं कि इसका वाष्पीकरण क्या है, और यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। यह क्वेश्चन को मुख्य रूप से आप लोग अच्छी तरह से देख सकते हैं या अच्छी तरह से इसको याद कर लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग इसका आंसर पर चलते हैं कि जैसे कि यह वायुमंडल जो होते हैं यानी कि क्वथनांक, क्या बोलते हैं, क्वथनांक, ठीक ना। यानी कि क्वथनांक गैसों को यानी कि क्वथनांक जो होते हैं, क्वथनांक से हम गैस नहीं, क्योंकि क्वथनांक कम से कम क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव यानी कि क्या बोलते हैं, द्रव के वाष्प यानी कि द्रव के जब हम लोग वाष्प में परिवर्तन यानी कि परिवर्तन कराते या परिवर्तन कराने या होने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं, ठीक ना। वाष्पीकरण किसे कहते हैं, तो मुख्य रूप से क्वथनांक से तापमान पर द्रव से क्या होता है, वाष्प में परिवर्तन होने की क्रिया को क्या कहते हैं, वाष्प में होने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग वाष्पीकरण के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो जैसे में क्या होते हैं, जैसे कि वाष्प जो होते हैं वह क्वथनांक किसे कहते हैं, तो मुख्य रूप से जब कोई भी पदार्थ हम लोग जब बनाते हैं, जब खास तौर पे हम लोग जब बनाते हैं, ठीक, तब बनाने के बाद जब वहां से उबलना स्टार्ट हो जाता है, क्या होता है कि वहां से उबलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक ना। तो जो उबलना स्टार्ट हो जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी क्रिया को हम लोग वाष्पीकरण के नाम से यानी कि वाष्प जो निकलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक ना। चलिए एग्जांपल के तौर पे हम थोड़ा लेते हैं, जैसे कि जब कोई भी पदार्थ जो हो जाएगा, ठीक ना, कोई भी पदार्थ क्या मान लेते हैं, हम पानी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, पानी, ठीक ना। जब पानी को हम 100 डिग्री सेल्सियस पर इसको क्या करेंगे, जब गर्म करेंगे तो इसमें से क्या निकलेगा, वाफ निकलेगा, क्या निकलेगा, भाप, क्या निकल जाएगा, भाप। तो इसी भाप को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी भाप को हम लोग वाष्प के नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं, वाष्प के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो वाष्प किसे कहते हैं, तो वाष्प जो होते हैं वह मुख्य रूप से वाष्प जो होते हैं, जैसे कि कोई भी चीज को हम जब बनाते हैं, बनाने के बाद वह मुख्य रूप से बनकर तैयार हो जाता है, तब उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वाष्पीकरण या अर्थात वाष्प कहते हैं, ठीक ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वाष्प
के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि यह क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक ना, तो चलिए इसका आगे का जो है क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं। ठीक ना, आप लोग इसका जल्द से जल्द लिख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अर्थात वाष्प किसे कहते हैं, तो वैसी प्रक्रिया जिसमें यानी कि वाष्प बनने की क्रिया अर्थात वाष्पीकरण की क्रिया को हम वाष्प बनने की क्रिया को हम लोग वाष्पीकरण के भी नाम से जानते हैं। इस तरह से आप लोग भी इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक ना, तो चलिए इसका अब हम आगे का जो क्वेश्चन देखते हैं कि आखिर वाष्पीकरण से क्या प्रभावित होता है, वाष्पीकरण के होने वाले प्रभावित के कारणों को हम लोग चलिए चर्चा करते हैं। ठीक ना, तो चलिए इसका आगे का क्वेश्चन पर हम लोग टॉपिक पर चर्चा करते हैं कि इसका आगे का टॉपिक क्या है। मुख्य रूप से इसका आगे का जो टॉपिक जो है पॉइंट नंबर 4 नोट करते हैं। पॉइंट नंबर 4 नोट करते हैं कि इसका आगे का टॉपिक क्या है। ठीक ना, तो इसका आगे का टॉपिक जो है वह मुख्य रूप से जो है कि वाष्पीकरण 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 को वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला कारक वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन से है। ठीक ना, चलिए इसका हम लोग चर्चा करते हैं कि वाष्पीकरण से प्रभावित होने वाला कारक क्या है। ठीक ना, तो मुख्य रूप से वाष्पीकरण के मुख्य रूप से जो होते हैं कि वाष्पीकरण, ठीक ना, तो जो वाष्पीकरण वाष्पीकरण को तो क्या इसका देखते हैं कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला कारक निम्न है। मतलब वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला कारण क्या हो जाएगा, कारण निम्न है। एक में क्या आ जाएगा, एक में देखते हैं द्रव की सतह, एक में क्या आ जाएगा द्रव, एक में क्या आ जाएगा, चलिए हम लोग एक डायरेक्ट पॉइंट और आंसर दोनों से चलते हैं। एक में हो जाएगा द्रव की सतह क्षेत्र, द्रव यानी कि क्या आ जाएगा द्रव सतह के क्षेत्र। ठीक ना, यहां से चलिए हम लोग पॉइंट यहां से देखते हैं। ठीक ना, तो इसका क्या हो जाएगा से, यानी कि जब किसी द्रव सतह के समतुल्य है कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। मुख्य रूप से क्या करेंगे, यानी कि यह जो वाष्प जो है ना, वाष्प वाष्प यानी कि जो द्रव के क्या है एक सतही यानी कि प्रक्रिया है। ठीक है, क्या है यह मुख्य रूप से, यानी कि यह जो है एक सतही यानी कि सतुल्य है कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। तो क्या आ जाएगा, वाष्प एक सतही प्रक्रिया है। ठीक ना, पॉइंट नंबर 2 पे देखते हैं। इसका हो जाएगा दूसरा में हो जाएगा इसका तापमान पर, इसका दूसरा में क्या हो जाएगा तापमान पर, यानी कि इसका प्रभावित करने वाला दो कारक था, एक द्रव की सतह का क्षेत्र और दूसरा का क्या हो जाएगा तापमान पर। ठीक ना, तो जैसे तापमान पर क्या दिया गया है कि यानी कि तापमान में वृद्धि, तापमान बढ़ाने
पर तापमान बढ़ाने पर कणों कण कणों कणों को कणों कणों को पर्याप्त कणों कणों को गतिज पर्याप्त गतिज मिलती है, पर्याप्त गतिज मिलती है, ठीक ना। पर्याप्त गतिज मिलती है जिससे क्या होगा, जिससे तापमान जिससे वे पार हो जाते हैं, जिससे वो मुख्य रूप से वह क्या हो जाते हैं, पार हो जाते हैं, ठीक ना। तो यानी कि तापमान में वृद्धि तापमान को बढ़ाने के कणों की कण को पर्याप्त गतिज, यानी कि कणों के कण क्या होते हैं, मुख्य रूप से पर्याप्त गतिज होते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे उसके यानी कि तापमान में क्या होते हैं, वह मुख्य रूप से जब वह तापमान पे क्या होगा, वृद्धि छाने लगेगा, जिससे यानी कि उसका तापमान पर क्या होता है, यानी कि उसका क्षेत्र पर यानी कि वह विकास करता है, ठीक ना। इसका चलिए आगे का जो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसका आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं कि आखिर आर्द्रता होता क्या है, ठीक ना। और आर्द्रता के देखते हुए हम लोग आगे चलते हैं, जब कंटिन्यू वायु पर बात चलता है कि यानी कि वायु के मतलब वायु को जो गति होते हैं वह क्यों तेज हो जाते हैं, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका देखते हैं कि यानी कि तापमान पर जो होते हैं इसका किस प्रकार से इसका एक्सचेंजिंग किया जा सकता है, यानी कि आर्द्रता सबसे पहले क्या है, ठीक ना। तो पॉइंट नंबर 5 देखते हैं कि आर्द्रता आर्द्रता क्या है, ठीक ना। आर्द्रता क्या है, तो आर्द्रता जो है, यह आर्द्रता आर्द्रता में कमी आर्द्रता में कमी वायु में विद्यमान वायु में विद्यमान जल वाष्प वायु में विद्यमान जल वाष्प मात्रा के आर्द्रता कहते हैं। जल वाष्प के मात्रा के आर्द्रता कहते हैं, ठीक ना। आर्द्रता किसे कहते हैं, तो आर्द्रता में कमी यानी कि वायु जब विद्यमान होते हैं, क्या होते हैं, मुख्य रूप से जब वायु विद्यमान हो जाते हैं, जब वायु विद्यमान रहते हैं तो उसके जल वाष्प का जो मात्रा जो रहता है वो आर्द्रता, उसी जल वाष्प के मात्रता को हम लोग आर्द्रता कहते हैं, ठीक ना। चलिए अब जो क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं वह बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, और यह क्वेश्चन आप लोग को बार बार एग्जाम में यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन आता है कि मुख्य रूप से, चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका आगे का क्वेश्चन क्या है, ठीक ना। तो जैसे कि हम बताए हुए अभी जस्ट बोले हैं कि वायु की गति यानी कि वायु की गति तेज होती है, क्यों, वायु का जो गति जो होते हैं वह मुख्य रूप से तेज होती है, क्यों। तो चलिए हम लोग इस पे चर्चा करते हैं कि जो वायु की गति जो होते हैं वह मुख्य रूप से तेज क्यों हो जाते हैं, ठीक ना। जैसे कि वायु की गति में वृद्धि हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि वायु जो होते हैं वायु के तेज होने के कारण वायु के साथ उड़ जाते हैं,
वायु के साथ उड़ जाते हैं जो जो जल वाष्प की मात्रा, जो जल वाष्प की मात्रा क्या होता है, घट जाती है। जो जल वाष्प की मात्रा मुख्य रूप से क्या होती है, यह घट जाती है, ठीक ना। देखिए ये क्वेश्चन जो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। जैसे कि अभी मानिए तो शायद अभी मिडिल स्कूल में शायद एग्जाम भी चल रहा है, छोटा छोटा बुआ से, ठीक ना। जैसे कि हम वहां पर भी क्वेश्चन देखे हैं, एक बुआ लाया हुआ था कोचिंग में, तो उसका हम क्वेश्चन देखे थे, तो यहां से क्वेश्चन बताया गया था कि वायु के तेज होने के कारण वायु के साथ यानी कि उड़ जाता है जो जल वाष्प की मात्रा जो रहता है, क्या वह डैश होता है, यानी कि क्या होता है, डैश होता है। तो वहां पे यह क्वेश्चन देखे थे, तो हम कहे थे कि वाह, यह क्वेश्चन तुम लोग का भी पूछा जाता है, ठीक ना। तो वह 7 का था, ठीक ना। इसीलिए बोलते हैं कि जो एनसीईआरटी अभी हम जो पढ़ा रहे हैं, यह मुख्य रूप से 5 से लेकर ऑल कॉम्पिटिटिव तक यहाँ से आता है, ठीक ना। तो यह क्वेश्चन देखे थे, आया हुआ था, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, तो उसका वायु की मात्रा जो होता है क्या होता है, घटता है। तब वह मुख्य रूप से जाकर वह बहुत जल्दी क्या करता है, सोख लेता है, ठीक ना। तो जैसे कि यहाँ पे वायु की गति में वृद्धि हम जानते हैं कि यानी कि तेज वायु में कपड़ा बहुत जल्दी सूख जाता है। जब वायु जो जब तेज होती है तो क्या होता है, कपड़ा बहुत जल्दी सूख जाता है, ठीक ना। बहुत जल्दी सूख जाता है। वायु के तेज होने के कारण वायु के साथ जो उसका जो क्या बोलते हैं, उसका वाष्प जो जो पानी जो रहते हैं, वो वायु के साथ ही क्या होता है, उड़ जाता है, वाष्पीकरण के द्वारा उड़ जाता है। जो जल वाष्प की मात्रा क्या होता है, घट जाती है। जो वायु के साथ जो वाष्प बनकर जब उड़ जाएगा तो उसका जल वाष्प जो रहेगा वह क्या होगा, घट जाएगा। जब जल वाष्प जो घटेगा, ठीक ना, तो इसका क्या होगा, वायु की जो गति जो रहता है, वायु को मुख्य रूप से जो गति जो रहता है वह क्या हो जाता है, तेज हो जाता है। वायु को जो गति जो रहता है वह मुख्य रूप से क्या हो जाता है, तेज हो जाता है, ठीक ना। तो चलिए, अगर मुझे लगता है कि यह क्वेश्चन आप लोग को यहाँ तक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो चलिए इसका आगे का हम लोग अब क्वेश्चन देखते हैं, इसका आगे का क्वेश्चन क्या है, ठीक ना। और इसका आगे का भी जो क्वेश्चन जो है वह बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ताकि यह क्वेश्चन आप लोग का बार बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक ना। यह क्वेश्चन जो है आप लोग का बार बार यहां से क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में आती है और आप लोग का एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक ना। यानी कि जब देखते हैं कि गर्मी के दिन में, यानी कि गर्म के दिन में कूलर ठंडा या क्यों मुख्य रूप से ठंडी रहता है, या मुख्य रूप से क्यों ठंडी रहता है, ठीक ना। तो यानी कि कूलर अधिक गर्मी के मौसम में जो कूलर जो रहता है वो अधिक ठंडे क्यों होते हैं, ठीक ना। तो चलिए इस पे हम चर्चा करते हैं यह क्वेश्चन पर, और यह क्वेश्चन भी जो है वो बहुत मुख्य रूप से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट जो है पॉइंट नंबर 6 है, ठीक ना। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर है कि शुष्क, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, शुष्क, यानी कि शुष्क या गर्म, गर्म या गर्म हो या शुष्क हो, ठीक ना। गर्म यानी कि गर्म शुष्क दिन में, गर्म शुष्क दिन में बुखार अधिक सॉरी ये क्या बोलते हैं, शुष्क गर्म के दिन में क्या होते हैं, कूलर बुखार यानी कि कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है, ठीक ना। यानी कि गर्मी के जब मौसम में जो कूलर जो रहते हैं वह मुख्य रूप से ठंडा क्यों रहते हैं या क्यों करता है, ठीक ना। तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर पर हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक ना। इसका आंसर क्या है से, तो जैसे कि यानी कि गर्म शुष्क
गर्म एवं शुष्क जो होते हैं, ठीक ना, दिन में वायुमंडलीय 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 ठीक ना, वायुमंडलीय चाहे वायुमंडलीय का तापमान अधिक, तापमान जो होते हैं अधिक एवं आर्द्रता अधिक एवं आर्द्रता ठीक ना, आर्द्रता कम हो जाती है, आर्द्रता कम हो जाती है, आर्द्रता जो होते हैं ये मुख्य रूप से कम हो जाती है, जिसके कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप कूलर वातावरण को अधिक ठंडा करती है। कूलर वातावरण को क्या करता है, मुख्य रूप से अधिक ठंडा करती है, ठीक ना। तो चलिए, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि जब गर्मी के मौसम में कूलर अधिक ठंडा क्यों होते हैं, ठीक है, गर्मी के मौसम में कूलर वो अधिक ठंडा क्यों होते हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छी तरह से देखे हैं कि यानी कि गर्मी के दिन में शुष्क वायुमंडलीय का ताप यानी कि जिसको आर्द्रता क्या होता है, कम हो जाता है, जिसकी आर्द्रता क्या होता है, कम हो जाता है। तो जिसका जब आर्द्रता कम हो जाएगा तो उसका यानी कि जिसके वाष्पीकरण क्या हो जाता है, वाष्पीकरण दर, जिसकी आर्द्रता कम हो जाएगा तो वाष्पीकरण क्या होगा, बढ़ेगा, जिसका आर्द्रता कम होगा तो वाष्पीकरण बढ़ेगा, और वाष्पीकरण बढ़ने से अधिक यानी कि ठंडा हो जाता है। जब वाष्पीकरण बढ़ेगा तो जिसका क्या होगा, अधिक मुख्य रूप से वह क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए अब आप लोग के बीच एक क्वेश्चन और बताते हैं, उसके बाद हम आप लोग का क्लास एंड कर देंगे, ठीक ना। यानी कि चलिए, जब वाष्पीकरण का ही बात हो रहा है तो वाष्पीकरण से ही चर्चा करते हैं कि यानी कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है, ठीक ना। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसी होती है, तो यह क्वेश्चन बहुत वेरी भी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। यह क्वेश्चन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी कि जब अधिकांश जब ठंडी आती है या जब गर्मी का ही समय रहता है, तो जब क्या बोलते हैं, जब हवा हमारे तरफ आती है तो हवा से हमारे शरीर के अंदर शीतलता क्यों मिलती है, अर्थात यानी कि थोड़ा ठंडापन क्यों आता है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक ना। तो जैसे कि वाष्पीकरण जो है, वाष्पीकरण के दौरान जो होते हैं, यह कम हुई ऊर्जा पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से क्या करता है, ऊर्जा अवशोषित करता है,
अवशोषित कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, ठीक ना, अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से जो आसपास से जो ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है, ठीक ना। जैसे कि वाष्पीकरण के कारण यानी कि शीतलता किस प्रकार से होते हैं, यानी कि ठंडी की होती है। तो जब वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा, जब कम होता है ऊर्जा, तो क्या करते हैं, पुनः उसका प्राप्त करने के लिए हम द्रव के कण यानी कि द्रव के कण को क्या करते हैं, अपने आसपास से ऊर्जा, द्रव के कण को किसी अपने आसपास की ऊर्जा से अवशोषित कर लेते हैं, ठीक ना, अवशोषित कर लेते हैं। और इस तरह आसपास की ऊर्जा का अवशोषित होने के कारण हमको क्या मिलता है, आसपास के होने के कारण हमको शीतलता मिलती है, ठीक ना, शीतलता हो जाती है, जिससे क्या करते हैं हमारे यानी कि शीतलता मिलती है, ठीक ना। तो आई होप कैसा लगा आप लोग का वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप लोग का अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग इस वीडियो को फिर से दोबारा 2x पर देख लीजिएगा, फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक ना। अब हम लोग मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट सेशन लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।